Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Bhavna and in this video we are going to discuss all about organic chemistry है ना everything about organic chemistry किस तरीके से मैंने इसको अप्रोच करा इन 2 सालों के अंदर मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी जिस तरीके से जिससे ऑर्गेनिक को हम बेटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या-क्या रिवीजन कैसे किया था मैंने, एनसीईआरटी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक के लिए उसको किस तरीके से टैकल करा था एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करे थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं आपको एनी हाउ देना ही चाहूँगी और हर टीचर बताते हैं, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें सीक्वेंशियली फॉलो करना चाहिए, है ना? कि सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर पढ़ो, उसके बाद आइसोमेरिज्म, जीओसी, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज़्म्स यानी हाइड्रोकार्बन वगैरह, फिर 12th के अंदर की सारी चैप्टर्स और फिर जो एक सेपरेशन वाला चैप्टर आता है उसको तो आप कभी भी पढ़ लो जब आपकी मर्ज़ी हो। देन बात आता है मैं ऐसा कह क्यों रही हूँ? तो देखो, आईयूपीएससी या फिर आइसोमेरिज्म जैसे चैप्टर्स है ये खुद उतना वेटेज होल्ड नहीं करते, यानी कि सिर्फ इन चैप्टर्स के से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन इन चैप्टर्स का यूज़ करते हुए आगे आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो कभी क्वेश्चन आपसे कोई भी रिएक्शन देकर के उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। वो भी तो मैं तो बताऊँगी आइसोमेरिज्म के अंदर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। जनरली बच्चों का वो काफ़ी वीक रह जाता है मोस्टली क्योंकि हम लोग उसको लास्ट में पढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मतलब देखो वो चैप्टर इंडिविजुअली तो है ही इंपॉर्टेंट, कभी-कभी उसमें सवाल आते हैं, थोड़ा कम आता है बट आता तो है। लेकिन ये चैप्टर पूरे के पूरे थ्रू आउट द केमिस्ट्री भी आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सेम यही आईयूपीएससी के साथ भी है कि अब आपको मान लो कि किसी कंपाउंड का सीधा-सीधा नाम अगर गिवन है, आपको पता ही नहीं वो कंपाउंड कौन-सा है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को आगे? तो इस तरीके से ये दोनों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से शुरुआत में आने चाहिए। देन हम बात करते हैं जीओसी की। जीओसी आई गेस इज़ द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? क्योंकि इसके बाद ही हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को सही से सीख पाते हैं। ऑर्गेनिक इज़ मोस्टली अबाउट मैकेनिज़म्स ओनली, है ना? इट इज़ मोस्टली अबाउट कि रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है, कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, आरडीएस क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे-कैसे वैरी करेगी अलग-अलग रिएजेंट के साथ। तो यही चीज़ें तो मोस्टली हम आगे पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर जो बहुत बेसिक स्टेप है वो है जीओसी। बहुत ही शुरुआत से आपको कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन अटैक करेगा, है ना? अटैकिंग एजेंट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसके बाद फिर वही कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज़्म का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी। फिर बात आता है हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन भी आपको बहुत सही से पढ़ना है, उसके अंदर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आप मैकेनिज़्म्स बहुत सही से करो, है ना? उसके अंदर मेनली लाइक ईएआर, ई1, ई2 की रिएक्शंस तो पढ़ा दी जाती है। तो आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि आप उनको एकदम अच्छे से पढ़ो। देखो क्वेश्चंस नहीं बनने का ऑर्गेनिक में एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मैकेनिज़्म्स के अंदर हम उतने क्लियर नहीं होते। क्योंकि तो इससे क्या होता है हम तुक्के में सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, कभी-कभी तो सवाल सॉल्व हो जाता है, जन मोस्टली फिर नहीं भी होता है। देन हमारा कॉन्फिडेंस भी सारा का सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता नहीं कि हम सही सॉल्व करेंगे। पर अगर मान लो कि मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से आ रही हो ना, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है हमारे पास कि सॉल्व तो मैं कर ही लूँगी ऐसे। इसीलिए याद रखना ऑर्गेनिक के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जो नेम रिएक्शंस है जिसके अंदर ठीक है अब मैकेनिज़्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, रटना ही है आपको जो आपके स्कोप में नहीं है जो मैकेनिज़्म, तो आपको उनको एज़ इट इज़ याद रखना है। और जहाँ भी मैकेनिज़्म्स हैं मैं बता रही हूँ लाइक आपको एसएन1, एसएन2, ईएआर, ईएसआर, ई1, ई2 और इन सब के ही मैकेनिज़्म्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए कि कभी भी कोई भी सवाल आपका इसकी वजह से ना अटके। क्योंकि देखो मेन जो वेरिएशन होता है ना वो एग्जामिनर इन्हीं इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस के अंदर दे सकता है जिसके अंदर ये रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी जा रही है। अब जो नेम रिएक्शन उसके अंदर एग्जामिनर क्या वैरी करेगा आप खुद ही सोचो। इसीलिए मैकेनिज्म्स शुड बी ऑन योर टिप हमेशा। देन आते हैं हम 12th की ऑर्गेनिक के ऊपर। तो नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करना है आपको, है ना? जिस तरीके से बुक के अंदर फॉलोड है, पहले हेलो अल्केन, हेलो अरीन, उसके बाद फिर वही अल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड कीटोन, इस तरीके से। ओके, देन आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करे थे। तो रिसोर्सेज़ के अंदर मैं सबसे पहले तो मतलब जो क्लास के जो नोट्स होते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि नोट्स के अंदर जो सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन जो टीचर को लग रहा है कि ये आ सकते हैं, टीचर उनको करवा ही देते हैं, हर टीचर। तो नोट्स आपको करने ही करने हैं। सेकंड थिंग आपको अपना मॉड्यूल बहुत अच्छे से करना है। मतलब मैंने जो किया था मैं आपको बता रही हूँ। मॉड्यूल मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, तीनों एक्सरसाइज़ 1, 2, 3। उसके बाद रेस भी करा था मैंने, इसमें ग्लांस भी करी थी मैंने। और उसके बाद फिर एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, जेईई मेंस के पीवाईक्यू जेईई मेंस के पीवाईक्यू आप कर लेना। जी, क्योंकि उसके अंदर क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आज तक, क्योंकि हर साल इतने शिफ्ट में पेपर होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास और मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने का एक अच्छा सोर्स होता है जेईई मेंस के पीवाईक्यू। तो आप कर लेना। और आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ से खरीदना है, आप कहीं से भी खरीद लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे पब्लिकेशंस जो है सेल करते हैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू को।
तो और पीवाईक्यू चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो आप कर लो उसको, कहीं से भी ले लो। तो ये तो हो गई है ना रिसोर्सेज़ की बात। और कोशिश करना कि आपका रिसोर्स है ना काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी इंक्लाइंड ही हो। एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर मत जाओ, क्योंकि नहीं पूछे जाते सवाल। जब सवाल नहीं पूछे जा रहे तो आपको क्यों करना है ना? देन हम बात करते हैं रिविज़न प्लान के बारे में। देखो, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर ही इम्पोर्टेंट है कि आप एक तो नोट्स को भी पढ़ो, पर आप क्वेश्चंस भी उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि याद करने वाली अगेन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं बोलूँगी जब भी आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ करना है, एक शुरुआत के 2-3 बार में तो आई वुड रिकमेंड कि आप नोट्स को पढ़ो, है ना? आप नोट्स को वापस से पढ़ लो, ताकि आपके नोट्स के ऊपर आपकी पकड़ और ज़्यादा स्ट्रांगली बन जाए। देन उसके बाद जब आप 3-4 बार नोट्स को पढ़ रखे होगे, उसके बाद मैं बोलूँगी कि बहुत ही रेयरली आप पहले नोट्स से शुरुआत करो। हमेशा उसके बाद आप क्या करो कि हमेशा एक्टिव रिकॉल करा करो। मतलब आप क्वेश्चन्स उठाओ उस चैप्टर के और उसके क्वेश्चन्स को करना शुरू कर दो। तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, वो नोट्स उल्टाओ, नोट्स के अंदर जा कर के चेक करो, है ना? कि आखिर क्यों नहीं बना, क्या गलती हो रही थी उसके अंदर। कभी-कभी क्या होता है कि उस कुछ-कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर जो हमारे वीक रह जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ तो लाइक मेरा रिंग एक्सपेंशन काफ़ी वीक था। तो ऐसे आपके भी कुछ-कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको वो चीज़ें भी दिखेंगी। आप देन एंड देयर कोशिश करो कि उसको अच्छे से सीख लो, छोड़ो नहीं आगे के लिए। आप चाहे एआई का यूज़ करो, है ना, जेमिनी, चैटजीपीटी। मैं जनरली चैटजीपीटी यूज़ करती थी, इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड करती रहती हूँ। वरना अगर आपके पास ऑफलाइन में टीचर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आप टीचर के पास जाकर के भी पढ़ सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है। देखो, पर्सनली जो किया मैं आपको बताती हूँ। मतलब मैंने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी ऐसे बहुत बार नहीं पढ़ी थी, लाइक ऐसे नहीं कि 5-6 बार पढ़ा था। लाइक एक-एक बार, लेकिन हाँ, 1-2 बार तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर को पढ़ा था। और मैंने ये शुरुआत से ही मैं ऐसा करते आई हूँ कि लाइक जब मैं ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को पढ़ रही हूँ ना, तो मैं एक-एक लाइन को एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली आप पढ़ो। और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी ऐसी है ना कि बहुत लंबे-लंबे पैराग्राफ के अंदर आपको सिर्फ़ मैकेनिज़्म्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी कई बार। तो जहाँ पर नॉर्मल मैकेनिज़्म्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है, आप उसके अंदर कुछ हाइलाइट वगैरह मत करो। पर कुछ-कुछ लाइन्स ऐसी भी होंगी जहाँ की लैंग्वेज थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे आपको पता होगा अगर कि नीट में एक सवाल आया था कि इनमें से कौन-सा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन इनमें से किसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे कुछ करके। तो मैंने तो एल्डिहाइड पे टिक कर दिया था, पर एक्चुअल आंसर कीटोन होता और एनसीईआरटी के अंदर मेंशन था। तो और पता नहीं वो मेरे से कैसे छूट गया था। रिकमेंड करूँगी कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें, जैसे कि आप जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन देखते हो तो वो कुछ अलग है, जो कि पेपर के अंदर अगर आता है तो आप तुरंत उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आप उसको अलग कलर के हाइलाइटर से हाइलाइट कर लो, है ना? कि जब दोबारा आप चैप्टर को पढ़ो तो जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना? जो अब मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन कर रहा है, वो कर रखा है। आप उसको दोबारा नहीं ना रीड करोगे। जो ऐसी लाइन्स है जिसके अंदर से अगर सवाल आ जाए तो लैंग्वेज की वजह से हुआ, या फिर क्या वो आपके नोट्स में नहीं है, इन चीज़ों की वजह से अगर वो आपसे नहीं बन पाया, है ना? या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर वो आ गया और आप सोच लो कि क्या वो आएगा स्टेटमेंट, तो आप एग्ज़ाम में उसको बना पाओगे? तो फिर आप उसको अंडरलाइन मत करो। अगर आपको लग रहा है कि अगर वो स्टेटमेंट एग्ज़ाम में आया और आप उसको नहीं बना पाओगे, तो आप उसको अलग कलर से हाइलाइट कर लो कि दोबारा जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओ तो आप उसको स्पेसिफिकली पढ़ो और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। फालतू में फिर समय वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना? तो देन अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर इंडेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक एक्सरसाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही करना है। तब ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और आखिर मतलब बैक एक्सरसाइज़ के अंदर तो काफ़ी अच्छे सवाल भी होते हैं, आपकी एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप हो जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी में, जो यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस से भी ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो इस बार भी सवाल आया था, हर बार आता है और वो मेनली लॉजिकली, ऐसा भी नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा। एक बार अगर आप लॉजिक अच्छे से समझ जाते हो, बार-बार भी पढ़ सकते हो, पर अगर एक बार आप अच्छे से लॉजिक को समझ जाते हो तो आपको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। पर वो इंपॉर्टेंट बहुत है, तो उसको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना। और कई बार टीचर्स है ना उसको नोट्स में नहीं लिखा पाते हैं, तो उस चीज़ को तो आपको करना ही है एनसीईआरटी से। 11th की एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो जो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन वाला चैप्टर है उसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी 11th के अंदर तो आई वुड रिकमेंड कि आप सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीड करो ही करो, काफ़ी बेटर है वो, है ना? उसके अंदर लाइक ऐसे डेफिनेशंस हैं जो जनरली क्लास में नहीं बताते, और अगर आएगा तो आप परेशान हो जाओगे, है ना, पेपर के अंदर अगर वो चीज़ें आ गई तो। तो सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। एंड जो भी आपके अगर कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप उसको कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।